अब हम 14th सेंचुरी पर आते हैं। 29 दिसंबर 1170 को सेंट थॉमस ऑफ बेकेट की हत्या हुई। उसके बाद कैंटरबरी एक ऐसा स्थल हो गया जहां लोग हर साल कम से कम एक बार जाया करते थे और ढोकने जाया करते थे। हम 14th सेंचुरी में आए। 14th सेंचुरी में लाइफ इंग्लैंड में जैसी भी थी, लोग अभी भी कैंटरबरी जाते हैं और अब डाकू वगैरह बहुत घूमते हैं सड़कों पर, इसलिए अकेले जाना सेफ नहीं होता था। कैंटरबरी, लंदन से कैंटरबरी जाने के लिए रास्ते में सेंट टैबार्ड नाम का एक सराय पड़ता है। सेंट टैबार्ड नाम का एक सराय पड़ता है और लोग शाम पड़ते यहाँ रुक जाया करते थे कि सेंट टैबार्ड पे रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, रात को सोएंगे। सुबह अक्सर सेंट टैबार्ड में वही लोग इकट्ठे होते थे जो कि कैंटरबरी जाना चाहते हो। तो सुबह भले सब अनजान है पर एक ग्रुप तो बन जाता है, सेफ्टी तो है, और घोड़ों पर चलते थे। तो वे अपने घोड़ों पर कैंटरबरी तक अगले दिन चले जाया करते थे। सेंट टैबार्ड नाम का इन, INN, इन, इसके मालिक थे हैरी बेली नाम का आदमी। हैरी बेली बड़ा मस्त स्वभाव का व्यक्ति था और वो चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता था और प्रचार में इंटरेस्टेड था। और हैरी बेली के इस सेंट टैबार्ड नाम के सराय में हमारे कवि चौसर घूमते घामते हुए पहुंच गए। ये हमारे कवि की कल्पना है कि वो खुद वहां पहुंच गए और वो वहां पहुंचे। चौसर, उन्होंने देखा कि अरे बड़ी भीड़ आ गई कहीं से। गिना तो 29 लोग थे। बोले हमें ठहरना है। हैरी बेली भी परेशान हो गया, 29 लोगों के लिए जगह कैसे बनाऊं। पर जैसे तैसे उसने व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, ठहरने सोने की व्यवस्था की, घोड़ों के लिए अस्तबल की व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं उसने करी। और हैरी बेली ने सोचा चलो मैं भी चलता हूं इन लोगों के साथ। इन 29 लोगों से रास्ते में बातचीत हो जाएगी, प्रचार का काम भी हो जाएगा और वहां जाके भी प्रचार कर लूंगा। तो अब अगले दिन सुबह ये 29 लोगों के साथ हैरी बेली भी जाएंगे और हमारा जो कवि है चौसर, वो कहेंगे मैं भी चलता हूं, तो वो भी चलेंगे। ये सारे के सारे लोग अगले दिन सुबह कैंटरबरी के लिए निकलेंगे। अब हमारे होस्ट, मेजबान हैरी बेली है। होस्ट मेजबान है, हैरी बेली है, सराय का मालिक है। और वो सुझाव देते हैं कि अपन ऐसा करते हैं, रास्ता काटने के लिए, सफर आसान बनाने के लिए हर व्यक्ति 2 कहानियां जाते वक्त सुनाएगा, 2 कहानियां लौटते वक्त सुनाएगा। चौसर तय करेंगे कि किसकी कहानी बेस्ट है। हालांकि चौसर को भी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो किसकी कहानी बेस्ट है चौसर तय करेंगे और इनाम के रूप में हैरी बेली जो होस्ट है, टैबार्ड इन का मालिक,
सबसे अच्छे कहानी सुनाने वाले का खाना पीना ठहरना टैबार्ड में फ्री कर देगा, गिफ्ट है उसकी तरफ से। तो ये तय होता है। तो अब चौसर की प्लानिंग क्या थी? अगर खुद को भी वे छोड़ दें तो 29 तीर्थ यात्रा करने वाले लोग थे। हर व्यक्ति 4 कहानी सुनाएगा तो 116 कहानियां हो जाएंगी। 116 कहानियां लिखने में तो चौसर की जिंदगी बीत जाएगी। सोचना ही नहीं पड़ेगा क्या लिखूं क्या लिखूं। जैसे डी कैमरॉन में 10 लोगों की जीवनी, वैसे यहां 116 कहानियां 29 पिलग्रिम सुनाएंगे। एक डॉक्टर क्या सुनाएगा? मरीज की कहानी। एक टीचर क्या सुनाएगा? स्टूडेंट की कहानी। उस तरीके से 29 पिलग्रिम्स 4-4 कहानी सुनाएंगे। ये चौसर की प्लानिंग थी और ये ही है कैंटरबरी टेल्स। वो कहानियां जो कि ये तीर्थ यात्री रास्ते चलते चलते सुनाते। चौसर ने प्लानिंग तो 116 की करी, पर एक्चुअली वो 24 ही कहानी लिख पाए, जिसके बाद वे मर गए। उन 24 कहानियों में से भी 4 कहानियां आधी अधूरी हैं, 20 ही कंप्लीट हुई हैं। और उन 20 में से एक कहानी द नाइट्स टेल हमारे कोर्स में है, हम उसे भी करेंगे। द नाइट्स टेल। तो इस तरीके से कैंटरबरी टेल्स, वो कहानियां जो तीर्थयात्री सुनाते। अब प्रोलॉग क्या है? प्रोलॉग है भूमिका, इंट्रोडक्शन। जैसे गायक कलाकार स्टेज पर जाता है तो उसका अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये व्यक्ति हैं और इन्होंने वहां परफॉर्मेंस दिया और इन्होंने ये जीता और इन्होंने ये वो। ये है प्रोलॉग, भूमिका बांधना उस कलाकार का। उस तरीके से ये 29 तीर्थ यात्रियों की भूमिका हमें चौसर ने एक लंबी पोएम में दी है। 800 से ज़्यादा लाइंस हैं, इसलिए पोएम का टेक्स्ट पढ़ ही नहीं पाएंगे। एमए प्रीवियस में सारी पोएम्स ऐसी हैं, 800 लाइन, 1000 लाइन, 700 लाइन वगैरह वगैरह। इसलिए हम पोएम्स के टेक्स्ट नहीं पढ़ते, हम नोट्स को प्रॉपरली करते हैं। तो 29 तीर्थ यात्रियों का इंट्रोडक्शन, ये व्यक्ति ये है, वो व्यक्ति वो है, ये काम करता है, इसका पेशा ये है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये सारा प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का। कैंटरबरी टेल्स का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोलॉग। हमारे कोर्स में प्रोलॉग है और एक टेल है 24 में से, सिंगल वन टेल। अब जब हम उन 29 तीर्थयात्रियों का वर्णन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि संभवतः उस जमाने में समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 क्लासेस थी सोसाइटी में। अब इसका ऑर्डर आपको कि पहला वर्ग जमीन से जुड़ा हुआ वर्ग है, दूसरा वर्ग धर्म से जुड़ा हुआ है, तीसरा वर्ग नया नया उभरता हुआ मध्यम वर्ग है। आप किसी भी ऑर्डर में आप मध्यम वर्ग को पहला वर्ग बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों वर्ग ये वर्ग थे। पहला वर्ग जमीन से
जुड़ा हुआ वर्ग था। हमें ये याद रखना है कि सामंतवादी प्रथा तब चलती थी। राजा सामंतों को मेंटेन करते थे, जागीर दिया करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें, और ये सामंत लोग अपनी अपनी आर्मी मेंटेन करते। जब राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ता तो वो इन लैंडलॉर्ड्स को बुलाते थे, जमींदारों को। उनको नाइट्स, KNIGHTS, योद्धा, नाइट्स, ये थे वो सामंत। तो इनके पास बड़ी बड़ी जागीर थी। राजा तो नाइट को बुलाएंगे और नाइट अपने सिपाहियों को लेके राजा की सेवा में हाजिर हो जाया करते। नाइट्स के पास कितनी ही जमीनें हो, वो जमीन का काम खुद नहीं करते थे, अपनी जमीनों को किराए पर दे दिया करते थे और उसमें से उनको हिस्सा मिल जाता था। तो बड़े बड़े जमींदार नाइट्स। पहला वर्ग जमीन से जुड़ा हुआ वर्ग है, उसमें नाइट है। नाइट का बेटा जो एक लगभग गांव का मुखिया है, स्क्वायर, वो है। फिर छोटे जमींदार, फ्रैंकलिन, उनके पास थोड़ी जमीन खुद की होती, थोड़ी जमीन वे किराए पर लेते थे ये नाइट्स वगैरह से, और उनका काम चलता था, फ्रैंकलिन। फिर मिलर, अनाज पीसने वाला। रीव, मुंशी। नाइट और स्क्वायर का नौकर, योमन, YEOMAN, नौकर। इस तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ एक वर्ग है, जिसमें सबसे टॉप पर नाइट है। सेकंड वर्ग हमारा रिलीजियस वर्ग है, चर्च से जुड़ा हुआ वर्ग है। और चर्च से जुड़े हुए वर्ग में कौन कौन आते हैं? जितने भी लोग आते हैं वे क्लर्जी हैं, चर्च के ऑफिसर्स। और चर्च एक ऐसी जगह होनी चाहिए थी जहां अच्छाइयां पनपे, पर अफसोस चर्च बुराइयों का केंद्र बन गया। इतना भ्रष्टाचार था चर्च में, बात बात पर पैसा वसूलना, जनता के साथ लूट खसोट करना, बाइबल के नाम पर जनता को डराना, पैसा वसूल करना, ये सारा कुछ चर्च में हुआ करता था। तो चर्च में बुराइयां, हम हर चीज को भ्रष्टाचार का नाम नहीं दे सकते। देखिए, चर्च के ऑफिसर्स में कुछ लोग, सिर्फ उनमें बुराई ये थी कि वे चर्च के लायक नहीं थे, वे सांसारिक बहुत थे। अब ये भ्रष्टाचार नहीं है, सांसारिक होना कोई बुराई बात थोड़ी है। बट हाँ, आप कह रहे हो कि आप धार्मिक जीवन में शामिल हो और फिर आप ऐसी सांसारिकता के पीछे भागो, तो वो सही नहीं है, वो एक अलग बात है, पर भ्रष्टाचार नहीं। बस कुछ लोग चर्च के लायक नहीं थे, कुछ लोग एक्टिवली, सक्रिय रूप से भ्रष्ट थे। भिक्षु है, भ्रष्ट है, पता नहीं क्या क्या गलत सलत काम करता है। भिक्षा मांगने पे तो बहुत तेज है, परंतु ब्लैकमेल भी करता था लोगों को। फिर ये जो ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं है चर्च के, उसमें एक मंक, मठाधीश, और एक नन, NUN, सफेद चोगा पहनकर जो रहती हैं आश्रम वगैरह में, नन, वो है। ये लोग सांसारिक ज्यादा है, अदरवाइज भ्रष्ट नहीं है। पर कुछ तो चर्च के ऑफिसर्स भयंकर रूप से भ्रष्ट थे, जैसे समनर,
जैसे पार्डनर, जैसा कि हमने एक वीडियो में देखा, जो लोग चर्च के टैक्सेस वगैरह अदा नहीं करते या शादी 2-3 कर लेते या और भी कुछ बुराइयां कर लेते, तो वो केसेस एक्लेसियास्टिकल कोर्ट्स में चलते थे। और ये समनर नाम का कैरेक्टर लिस्ट लेके चलेगा किन किन को कोर्ट में हाजिर होना है, घर घर जाकर लोगों को सूचना देगा, आपको हाजिर होना है, आपको हाजिर होना है, आपको हाजिर होना है। और वो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आना। तो समनर कहता पैसे दे दो मुझे, मैं तुम्हारा नाम लिस्ट से काट देता हूं। तो वो कई लोगों के नाम काट देता उन लोगों से पैसे लेकर। पर कुछ एक पापी, घोर पापी हुआ करते थे, जिनके बारे में आर्क बिशप को भी खबर थी। आर्क बिशप को इस बात की खबर थी कि इन घोर पापियों को तो आना है और इनके अगेंस्ट केस चलेगा और मुझे सुनवाई करनी है। तो समनर उन लोगों के नाम लिस्ट से काट नहीं सकता था, क्योंकि आर्क बिशप को उन लोगों के बारे में खबर थी। तो समनर क्या करता, उन लोगों के घर जाकर कहता कि देखो तुम्हारा नाम तो मैं काट नहीं सकता, पर सुनवाई आर्क बिशप करेंगे, सजा या प्रायश्चित तो पार्डनर नाम का पात्र देगा। वो धंधे में मेरा भाई है, मैं उससे तुम्हारी सेटिंग करा दूंगा, तो पार्डनर को तुम पैसे दे देना, तुमको हल्की सी सजा देके छोड़ देगा। तो इस तरीके का काम समनर करता। पार्डनर तो सबसे खराब है, सबसे खराब पार्टनर। वो तो इतना बदमाश था कि वह सुअर की हड्डी को बेच देता लोगों को और कहता सेंट पीटर की हड्डी है, इसको रख लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, और खूब पैसे वसूल लेता। या वो कहता उसके घर में तकिया गिलाफ पिलो कवर फट जाए, उसका छोटा सा टुकड़ा बेच देता किसी को, कहता मदर मैरी जीसस क्राइस्ट की माँ जो थी उनके बुरके का कपड़ा है ये, इसको रख लो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, और पैसे वसूल लेता। ऐसी बदमाशियां पार्डनर किया करता था। ये जो 29 पिलग्रिम्स का ग्रुप प्लस चौसर प्लस हमारे होस्ट चल रहे हैं, सबसे आगे आगे नाइट चल रहा है, सबसे बड़ा जमींदार। वो गुणों में भी नंबर 1 है, गुणों में भी नंबर 1 है। और सबसे लास्ट में ये दो दुष्ट चल रहे हैं, समनर और पार्डनर। तीसरा वर्ग है नया नया उभरा हुआ मध्यम वर्ग। इस नए नए उभरे हुए मध्यम वर्ग के लोगों के पास जमीन नहीं है, परंतु वे कमा कर खाते हैं, उनमें हुनर है, कोई न कोई कला में वे निपुण हैं, कोई न कोई पढ़ाई कर रखी है, जैसे लॉयर लॉ पढ़ रखा है, डॉक्टर मेडिसिन पढ़ रखा है। तो डॉक्टर, लॉयर, जहाज चालक, और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महिला, वाइफ ऑफ बाथ। बाथ शहर की महिला है ये, एलिजन उसका नाम है। पेशे से वो बुनकर है, प्लस वो सिलाई का काम करती है, घमंडी है, गुस्से की तेज है, स्टाइलिश है, मोटी है। 5 बार तो उसकी शादी हो रखी थी। जवानी में लवर्स अनेक थे, मॉडर्न लव गुरु है।
ये सारी वाइफ ऑफ बात है, इस वर्ग की है। न्यूली अरिजन मिडिल क्लास, नया नया उभरा हुआ मध्यम वर्ग। डॉक्टर है तो लालची है, कमीशन खाता है वो। एंड कैसे? दवाइयों की दुकान से, जैसे आजकल होता है वैसे। तो ये जो डॉक्टर है या लॉयर है, व्यापारी है, मर्चेंट, वाइफ ऑफ बात है, शिपमैन है, ये तीसरे वर्ग को बिलोंग करते हैं। चौसर की खासियत ये है, उन्होंने मजाक किया है, मजाक उड़ाया भी है, व्यंग्य भी कसा है, पर घृणा किसी से नहीं करी। उन दुष्टों से भी चौसर को नफरत नहीं है। बस उन्होंने उंगली उठाकर समाज में ये गलत है, वो गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें तो करी हैं। और उनका विशेष ध्यान धार्मिक कैरेक्टर्स पर है, क्योंकि धर्म ही वो प्लेस है जहां पर अच्छाइयां पनपती हैं, चर्च। और वही इतना भ्रष्ट हो गया, इस बात की चिंता जरूर चौसर ने जताई है, पर इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत ज्यादा घृणा वगैरह ये सब उन्होंने नहीं शो किया। तो कुल मिलाकर चौसर ने इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया है। हम जब एक मेले में जाते हैं तो क्या हम हर स्टॉल पर रुकते हैं? नहीं, हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कहीं थोड़ा सा रुकते हैं, एक निगाह डालते हैं, फिर चलते हैं, कहीं थोड़ा लंबा रुकते हैं, एंड कहीं और हम रुक कर सौदा करते हैं। उसी तरीके से चौसर इन 29 तीर्थयात्रियों में सबका लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन हमें नहीं देते। जैसे वो मेले वाला सीन है, वैसे चलो एक ये था, चलो आगे बढ़ो, एक ये था, चलो चलो आगे बढ़ो, एक ये था, वो ऐसा था, वो वैसा था, तो हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। फिर हमें आगे बढ़ाकर कोई और कैरेक्टर, उसका आधा पेज का डिस्क्रिप्शन, अब हम सौदा कर रहे हैं। इस तरीके से चौसर ने 29 पिलग्रिम्स का डिस्क्रिप्शन हमें दिया है। हमें सारे कैरेक्टर्स करने की जरूरत नहीं है। हम वैसे भी इस यूनिट में दोनों बुक्स कर रहे हैं, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स भी कर रहे हैं, प्लस इस यूनिट में जो नाइट्स टेल है वो भी कर रहे हैं। तो हम बहुत सेफ चल रहे हैं। हमें सारे कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले वीडियो से आप नोट्स देख सकते हो। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरे नोट्स में आपको बॉक्स के नाम से आधा आधा पेज मिलेगा। उसको लेके आप चिंता ना करें कि ये क्या है। उसकी लैंग्वेज टफ होती है बॉक्सेस की, वही आपको एक्चुअली मार्क्स दिलाएंगी। मेरे नोट्स की भाषा जो मैं पॉइंट्स में लिखाती हूँ, वो लैंग्वेज बहुत ही सरल होता है, बहुत सिंपल होता है। पर अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें बॉक्स याद करना पड़ेगा। एक बुक में 2 बॉक्सेस हो सकती हैं। और जब मैं एग्जामिनेशन पैटर्न किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, तब मैं आपको इन बॉक्सेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। हाल फिलहाल मैंने हर बॉक्स को समझाया है वीडियो में, लैंग्वेज को। आप उन्हें याद करना शुरू करें। यूज़ कैसे करना है वो हम एक अलग वीडियो में बाद में देखेंगे। तो बॉक्सेस प्लस पॉइंट्स, फिर उन पॉइंट्स को आप पैराग्राफ बनाकर आंसर का फॉर्म दे सकते हैं। आंसर शुरू करने से पहले बॉक्स या तो स्क्वायर या ट्रायंगल या रेक्टेंगल या सर्कल बनाकर
ज्योमेट्रिकल कुछ भी बनाकर बॉक्स का मटेरियल आप उसके अंदर लिखें, अट्रैक्टिव लगेगा, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर पॉइंट्स को चलाएं पैराग्राफ बनाकर, फिर बीच में चाहे तो दूसरा बॉक्स, अगर आपने ऊपर ट्रायंगल बनाया है तो आपकी सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, कुछ और बनाओ, अट्रैक्टिव होना चाहिए। पेंसिल से ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाकर उसके अंदर आप बॉक्स का मटेरियल डाल सकते हैं। एक या दो बॉक्स पर्याप्त हैं अच्छे मार्क्स के लिए। तो आप इसको पढ़ना शुरू करें। अगले वीडियो से आप नोट्स को फॉलो करें। मैंने नोट्स की हिंदी करा रखी है, आप हाथ में पीडीएफ प्रिंट निकाल लीजिए बाज़ार से, एंड इनको आप वीडियोस के साथ फॉलो करते चले जाइए।